हेलो दोस्तों, यू आर वॉचिंग वॉइसेस ऑफ वंडर। कहानियों के दौर में मैं आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए हम बढ़ते हैं कहानी की तरफ, लेकिन उससे पहले इस धारावाहिक में आने वाले सभी नाम, स्थान, घटनाएं सिर्फ एक कल्पना मात्र हैं, जिसका वास्तविक रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। इसका उद्देश्य सिर्फ एक मनोरंजन मात्र है। लव अरप्शन चैप्टर 1 पहली मुलाकात। मध्य प्रदेश, भोपाल, शाम 4 बजे। आसमान में गहरे काले बादल छाए हुए थे, लेकिन जैसे वो आज अपनी खामोशी में भी बहुत कुछ बयां कर रहे थे। हर तरफ एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उस शांति को चीरते हुए आती एक चौपकी आवाज, जो उस अजीब सी खामोशी को चीरते हुए कुछ ज्यादा ही आवाज कर रही थी, जैसे किसी बड़े तूफान के आने का संकेत दे रही हो। उस चौपा में बैठा एक इंसान जिसके चेहरे को देख पता लगा पाना मुश्किल था कि वो क्या सोच रहा है। ऊपर से पूरे भोपाल को अपनी पैनी निगाहों से देख रहा था। उसकी आंखें गहरी और काली जैसे किसी अंधकार की तरह, भौहें तनी हुई, चेहरे पे बियर्ड बालों को सलीके से सेट किया हुआ। देखने में कोई अकड़ू बिजनेस टाइकून लग रहा था। तभी चौपर एक हेलीपैड पे लैंड हुआ और वो इंसान अपने असिस्टेंट सात्विक के साथ नीचे उतरता है। ये है एएसआर एएसआर एंटरप्राइजेस का मालिक। इंडिया का मोस्ट हैंडसम एलिजिबल बैचलर होने के साथ वर्ल्ड के टॉप 5 बिजनेसमैन में से एक। उसका सेक्रेटरी कुछ एम्प्लॉइज के साथ उसका स्वागत करने के लिए सामने हाथ बांधे खड़ा था। अमन उसे ग्रीट करते हुए गुड आफ्टरनून एएसआर कहता है, और वो इंसान नॉट कर उससे कुछ डिटेल्स लेते हुए कंपनी के हेड ऑफिस की ओर बढ़ जाता है। वहां कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स साइन करने के बाद वो अमन से बोला, क्या मेरी गाड़ी तैयार है? अमन उसे देखते हुए, यस एएसआर, लेकिन आप कहाँ जाएंगे? उसकी बात सुन एएसआर उसे घूर के देखता है। ये देख अमन बोला, आई मीन होटल या स्वान विला। उसकी बात सुन एएसआर अपनी सीट से खड़े होकर अपने कोट को बटन अप करते हुए बोला, इस बार स्वान विला चलते हैं। उसकी बात सुन अमन ओके सर कह वहां से चला जाता है। जैसे ही एएसआर केबिन से बाहर आया, उसके ऑफिस में काम कर रही लड़कियां नजरें चुराते हुए उसे देखने लगती हैं। लेकिन एएसआर बिना किसी लड़की को एक नजर देखे वहां से लिफ्ट की ओर चला जाता है। तो वहीं अमन गाड़ी के पास खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। वो मन में ही बोला, पता नहीं इन्हें देख के हर बार मुझे डर क्यों लगता है। मैं तो चाहता हूँ ये यहाँ आए ही ना, क्योंकि जब भी आते हैं कोई ना कोई काम से जाता है। हे भगवान, क्या इस दुनिया में कोई है जो इनकी अकड़ को संभाल ले? अगर है तो भेज दो। वो मन में गुजारिश करते हुए आसमान की ओर देखने लगता है, जहां आज सिर्फ काले बादल थे। ये देख वो सिर्फ एक आह भरते हुए रह जाता है, लेकिन उसकी नजर सामने से आ रहे अपने बॉस पे जाती है। ये देख वो बोला, किस्मत ही खराब है, मांगा सोना और दिया पीतल। क्या भगवान! उसके आते ही अमन उसके लिए गाड़ी का दरवाजा खोल देता है। एएसआर आराम से गाड़ी में बैठ जाता है। तभी उसके पीछे आ रहा एएसआर का असिस्टेंट सात्विक उससे पूछते हुए बोला, रास्ता साफ है ना? उसकी बात सुन अमन हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, तुम उसकी चिंता मत करो, इनके आने से पहले ही सारा इंतजाम हो चुका है। मीडिया एएसआर के आसपास भी नहीं पहुंचेगी। अमन खुद ड्राइविंग सीट पे बैठ जाता है और सात्विक उसके बगल वाली पैसेंजर सीट पे। मीडिया को चकमा देने के लिए अमन ने कुछ बॉडीगार्ड्स को गाड़ियों से दूसरे रास्ते से जाने को कहा था, और खुद दूसरे रास्ते से स्वान विला की ओर निकल जाता है। बरसात का मौसम होने की वजह से पूरे रास्तों में काफी पानी था, तो वहीं अमन का मिजाज भी कुछ चुलबुला सा था। जाने उसे बारिश का पानी गाड़ी से उड़ाने में क्या मजा आता था। इस वक्त वो ये भी भूल गया था कि उसके साथ पीछे कौन बैठा है। अभी भी वो गाड़ी से पानी उड़ाते हुए जा रहा था कि तभी उसकी वजह से एक बाइक वाला पूरा भीग जाता है, और साथ ही कुछ कीचड़ के छींटे उड़ के उसकी बाइक पे जा लगते हैं। अमन तो वहां से गाड़ी लेके चला गया, लेकिन बाइक वाले को देख के लग रहा था वो उसका पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। वो उसकी गाड़ी के पीछे अपनी बाइक दौड़ा देता है। अमन ने जब गाड़ी के शीशे से ये देखा तो वो सात्विक से बोला, लगता है कोई मीडिया वाला पीछा कर रहा है। सात्विक कोई जवाब देता उससे पहले पीछे से एक गहरी आवाज आती है, स्पीड बढ़ाओ। अमन पलट के देखता है तो एसआर काफी सीरियस लग रहा था। अमन को तो जैसे जीवन घुटी मिल गई हो। वो मुस्कुराते हुए, ओके एसआर। उसे एक ही चीज से तो प्यार था और वो थी स्पीड। वो एक्सीलरेटर पे पांव रख अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है। लेकिन बाइक वाला कहाँ कम था, वो भी बाइक को काफी तेजी से उनके बगल से होते हुए आगे निकल जाता है। ये देख अमन खुद में ही बोला,
शायद मैं कुछ गलत समझ रहा था, ये हमारा पीछे नहीं। लेकिन तभी वो बाइक वाला अपनी बाइक को स्टाइल से घुमा के उनकी तरफ आने लगता है। अमन हैरानी के साथ अपनी बात को पूरी करते हुए कहता है, पीछे नहीं बल्कि आगे है। इतना कह वो सात्विक को देखने लगता है। सात्विक भी सामने देखते हुए बोला, क्या ये मरना चाहता है? एएसआर अपने फोन में कुछ करते हुए, गाड़ी को रोकने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी बात सुन सात्विक और अमन दोनों ही हैरान हो जाते हैं। सात्विक अपना फोन निकाल के एविडेंस के लिए उस बाइक वाले की वीडियो बनाने लगता है। लेकिन एएसआर के कहने के बावजूद अमन पहले से स्पीड कम कर देता है। लेकिन बाइक वाले को अब भी न रुकते देख वो एकदम से गाड़ी रोक देता है। बाइक वाला भी बड़े स्टाइल से उनके सामने बाइक रोक के खड़ा हो जाता है, जिस वजह से कीचड़ के छींटे उड़ के उस चमचमाती हुई ब्लैक कलर मर्सिडीज में चार चांद लगा देते हैं। ये देख अमन जैसे ही गाड़ी से नीचे उतरने को हुआ, पीछे बैठा इंसान उसे रोकते हुए बोला, स्टॉप। उसकी आवाज में गुस्सा साफ छलक रहा था, क्योंकि अमन ने उसकी बातों को अनसुना किया था। उसकी बात सुन अमन रुक जाता है, क्योंकि वो ये गलती दोबारा नहीं करना चाहता था। इतने में ही एएसआर गाड़ी से उतरता है। उसकी धरती पे पांव रखते ही आसमान में बिजली कौंध जाती है, जैसे उसके गुस्से का ऐलान कर रही हो। वो आगे बढ़ने लगता है। वो बाइक वाले इंसान को देखते हुए बोला, ये क्या बदतमीजी है? अगर मरना ही है तो कहीं और जाके मरो। तुम्हें मरने के लिए मेरी ही गाड़ी मिली है या फिर तुम्हारा कोई और मकसद है? उसकी बात सुन बाइक में बैठा वो इंसान अपना हेलमेट हटा तंजिया हंसते हुए बोली, मिस्टर मुझे इतनी जल्दी मरने का कोई शौक नहीं है, और अगर मरना भी होगा तो किसी खूबसूरत घाटी से कूदना पसंद करूंगी, न कि राह चलते किसी की भी गाड़ी के नीचे आके। लेकिन अब अगर तुमने पूछा है तो हाँ, ऐसा करने के पीछे एक मकसद जरूर है। सात्विक सामने हैरानी के साथ देखते हुए, लड़की? ये देख अमन भी हैरान था। वो दोनों एक दूसरे को देख सीट बेल्ट खोल के गाड़ी से नीचे आ जाते हैं। बिखरे हुए बालों का मेसी सा बन, जो हवा के साथ उसके चेहरे पे आ रहे थे। आंखों में कुछ तो अजीब था, लेकिन साथ ही बगावत की चिंगारी। होठों पे न्यूड लिपस्टिक, छोटी पतली नाक, जो अभी ठंडी हवा की वजह से लाल हो चुकी थी। ब्लैक टाइट फिटेड पैंट्स के साथ व्हाइट क्रॉप टॉप, जिसके ऊपर व्हाइट जैकेट, जिसमें बहुत कुछ लिखा हुआ था। देखने में वो कोई रेसल लग रही थी। एक पल के लिए एएसआर भी उसे देख मंत्रमुग्ध हो जाता है। तभी वो लड़की बाइक से उतर के अपने हेलमेट को कमर पे रख एएसआर को देखते हुए बोली, तुम मकसद जानना चाहते हो तो सुनो। ये जो सड़क है ना, तुम लोगों के बाप की नहीं है। इतना कह वो अमन को देखने लगती है। उसका एक लुक अमन के शरीर के रोंगटे खड़े कर देता है। वो खुद में ही बोला, लगता है आंखों से मारने का इरादा है। ये तो गुस्से में एएसआर की भी ग्रैंड माँ लग रही है। वो लड़की हंसते हुए आगे बोली, तुमने वो कहावत सुनी है, जिनके अपने घर शीशे के हो, वो दूसरों के घर पत्थर नहीं फेंका करते। अब तुमने मेरी जानेमन पे कीचड़ उछाला। इतना कह वो अपनी बाइक की ओर इशारा कर देती है। एएसआर की नजर उसकी बाइक पे चली जाती है, जिसमें कीचड़ लगा हुआ था। ये देख वो अमन को घूर के देखता है। लेकिन तभी वो लड़की आगे बोली, हिसाब बराबर, वो क्या है न जया किसी का उधार नहीं रखती। इतना कह वो उसे और अमन को सलूट कर जैसे ही हेलमेट पहनने को हुई, एएसआर जल्दी से उसका हाथ पकड़ अपने दांत भींचते हुए बोला, सड़क मेरे बाप की हो या तुम्हारे, एएसआर किसी की इजाजत का मोहताज नहीं। उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया था, लेकिन जिया भी कहाँ कम थी। उसकी बात सुन जिया जोर जोर से हंसने लगती है। उसकी आंखों में असर की बातों का कोई डर नहीं था। वो हंसते हुए बोली, ओ। इतना कह वो उसका हाथ अपने दूसरे हाथ से पकड़ खुद से अलग करने की कोशिश करते हुए बोली, तो जिया भी तुम्हारे गुस्से की मोहताज नहीं। लेकिन एएसआर की पकड़ कुछ ज्यादा ही मजबूत थी, जिसे वो चाह के भी खुद से दूर नहीं कर पाती। तभी एकदम से बारिश शुरू हो जाती है। दोनों गुस्से से एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। उसकी आंखों में देखते हुए एएसआर को जाने क्या हुआ और वो उसे झटकते हुए बोला, तुम जैसी लड़कियां अटेंशन पाने के लिए ऐसा करती हैं। खूब अच्छे से जानता हूँ मैं। ये देख जिया अपनी आंखें चढ़ाते हुए बोली, तुम्हारी अटेंशन? फिर वो तंजिया हंसी हंसते हुए आगे बोली, मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि मैं किसी बुढ़े की अटेंशन पाने के लिए ये सब करूं। अमन और सात्विक उस लड़की की हिम्मत देख हैरान हो जाते हैं। अमन बोला, लगता है या तो ये काफी बहादुर है या फिर बेवकूफ। तभी वो लड़की आगे कहते हुए, और वैसे भी मेरा टेस्ट इतना भी खराब नहीं हो सकता। उसकी बात सुन असर दांत भींचते हुए गुस्से में उसकी ओर बढ़ते हुए, क्या कहा तुमने?
जिया उसे यूं गुस्सा होते देख थोड़ा घबराए, लेकिन फिर वहां से जाते हुए अमन को देखते हुए बोली, लगता है अंकल ने सुना नहीं, मैंने क्या कहा। अगर आप दोनों में से किसी ने सुना हो तो प्लीज इन्हें बता देना। इतना कह वो अपना हेलमेट पहन के वहां से अपनी बाइक स्टार्ट कर निकल जाती है। अमन और सात्विक दोनों बारिश में खड़े भीगते हुए सामने खड़े एएसआर को देख रहे थे, जो काफी गुस्से में लग रहा था। उसके गुस्से को देख दोनों अपना सलाइवा गटक जाते हैं, क्योंकि जाने अब क्या होने वाला था। वो लड़की न सिर्फ एएसआर की बेइज्जती करके गई थी, बल्कि साथ ही उसे बुढ़ा और अंकल भी कह के चली गई थी। तभी एक गुस्से से भरी आवाज आए, अमन। अमन डर के मारे, गई भैंस पानी में। एएसआर गुस्से में, मुझे इस लड़की की सारी डिटेल्स चाहिए, वो भी 2 घंटे के अंदर। अमन धीरे से बड़बड़ाते हुए, अब तो गया काम से। इतना कह हसर अमन को घूरते हुए बोला, आज तुम्हारी वजह से एक मामूली सी लड़की न सिर्फ मेरी गाड़ी पे कीचड़ उछाल के गई, बल्कि उसकी इतनी हिम्मत की उसने मेरी एएसआर की बेइज्जती की। अमन हाथ बांधे उसके गुस्से को झेलने की कोशिश कर रहा था। सात्विक को उसके लिए बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। तभी वो आगे बोला, 8:30 बजे तक अगर तुम उस लड़की की इंफॉर्मेशन लेकर नहीं आए तो अपना रेजिग्नेशन तैयार रखना। इतना कह वो गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे जाके बैठ जाता है। अमन और सात्विक बेचारे दोनों बारिश में भीगते हुए अपने सामने जाती हुई गाड़ी को देख सकते थे। ये देख अमन बोला, लगता है इस बार शायद मेरी बारी है। पता नहीं ये लड़की कहाँ से बीच में आ गई। उसकी बात सुन सात्विक मुंह बनाते हुए बोला, वो तो आई तुम्हारी गलती की वजह से, लेकिन पता नहीं मुझे किस बात की इस बारिश में सजा मिल रही है। तभी अमन बोला, वो छोड़, अगर 2 घंटे में मुझे उसकी जन्म कुंडली नहीं मिली तो मेरी जिंदगी में एएसआर नाम का सांप कुंडली मार के बैठ जाएगा। क्या होगा आगे और क्या रंग लाएगी ये पहली मुलाकात, जानने के लिए बने रहिए लव eruption के साथ। चैप्टर 2, अद्वैत सिंह राजपूत। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि एएसआर की टक्कर पहली बार किसी बराबर वाली लड़की से होती है, जिसने न सिर्फ एएसआर को ललकारा था बल्कि वो उसकी गजब की बेइज्जती करके वहां से चली गई थी, जिसका गुस्सा निकलता है बेचारे अमन और सात्विक पे। दोनों इस वक्त बारिश में भीग रहे थे, क्योंकि एएसआर उन्हें वहीं छोड़ के जो चला गया था। स्वान विला, भोपाल शहर से थोड़ा दूर 200 एकड़ में फैली जमी पे बना एक खूबसूरत सा विला, जो शायद किसी के सपनों के महल से कम नहीं। काफी यूनिक और मॉडर्न आर्किटेक्चर का बेहतरीन नमूना, जिसकी कीमत आज बिलियंस में होगी। जो बाहर से देखने में जितना खूबसूरत था, अंदर से भी उतना ही आलीशान। विला के सामने खूबसूरत सा गार्डन, जिसके बीचों बीच एक फाउंटेन, जहां सब कुछ है, हॉर्स राइडिंग से लेके गोल्फ कोर्स तक। पूरे विला खुद एएसआर की मां ने अपनी आंखों के सामने बनवाया था। उस विला की हर एक चीज में अद्वैय को उसकी मां की छवि नजर आती थी। आज भी गाड़ी चलाते हुए उसके दिमाग में उसकी मां की धुंधली पड़ चुकी यादें ही घूम रही हैं, जो हर बार इस विला को देख ताजा हो जाती हैं। एएसआर गेट के पास पहुंच के हॉर्न बजाता है। सिक्योरिटी गार्ड एएसआर को देख जल्दी से रिमोट से विला के गेट को खोल देता है। एएसआर अपनी गाड़ी गेट से अंदर ले लेता है। गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुन 18 साल की एक क्यूट सी चुलबुली सी लड़की, जिसने अपने बालों की बाउंसी सी पोनी बनाई हुई थी, व्हाइट टॉप के साथ पीच कलर की स्कर्ट पहने सीढ़ियों से भागकर नीचे आते हुए बोली, अद्वैया भाई आ गए। उसकी एक्साइटमेंट उसके चेहरे पे साफ दिख रही थी। उसकी बात सुन 21 साल लड़का खुद में ही बड़बड़ाते हुए बोला, नक्श भाई, आज से तेरे बुरे दिन शुरू। हे भगवान, बस इतना करना कि हर बार की तरह इस बार भी वो यहाँ से जल्दी चले जाएं। एक तो पता नहीं उन्हें यही क्यों आना था, हर बार की तरह होटल में ही क्यों नहीं चले गए। अब यहाँ रहेंगे और सबका जीना हराम कर देंगे। ये नक्श है, वो अपने भाई से बहुत डरता है। तभी लगभग 65 साल की एक महिला अपनी बहू को आवाज लगाते हुए बोली, निर्मला, पूजा की थाल लेकर आना। आज पूरे 3 साल के बाद अद्वैय घर वापस आया है, हम खुद उनका स्वागत करेंगे। तभी पीछे से एक सख्त गुस्से भरी आवाज आती है, तो मिल ही गया साहबजादे को घर आने का रास्ता। वैसे भी जिस इंसान के पास अपने परिवार के लिए समय नहीं है, उसका कैसा स्वागत। ये है अद्वैय के दादाजी, जो उससे काफी नाराज रहते हैं, जिसका कारण खुद अद्वैय ने ही इन्हें दिया है, क्योंकि वो कभी घर नहीं आता। आए भी तो 1 या 2 दिनों के लिए, वो भी होटल में रुक के चला जाता है। अपने पति की बातें सुन अनुराधा जी, अद्वैय की दादी गुस्सा करते हुए बोली, और वो किसकी मेहरबानी थी। देखिए, मैं एक बात कह देती हूँ,
अगर आपकी वजह से अद्वैय इस बार यहाँ से गुस्से में गया तो आप भी अपना बोरिया बिस्तर बांध के कोई अच्छा सा होटल ढूंढ लीजिएगा। अपने दादा दादी को यूं लड़ते देख नक्श हंसते हुए आध्या से बोला, लगता है इस बार वर्ल्ड वॉर 3 होकर रहेगी। उसकी बात सुन आध्या मुस्कुराते हुए न में सिर हिला देती है, क्योंकि नक्श हर बार ऐसे ही मजाक करता था। तभी दरवाजे पे अद्वैय गीले 3 पीस सूट में, जिसके बाल बारिश में भीगने की वजह से माथे पे आ गए थे, अंदर आने लगता है। ये देख अनुराधा जी उसे रोकते हुए, रुकिए अद्वैय। अद्वैय अपनी दादी माँ की बात सुन उन्हें देखते हुए अपने कदमों को रोक लेता है। अनुराधा जी मुस्कुराते हुए उसकी ओर बढ़ जाती हैं। निर्मला उनके हाथ में पूजा का थाल दे देती है। अनुराधा जी की आंखें नम थीं। वो अद्वैय की आरती उतार के पूजा का थाल निर्मला जी को थमा देती हैं। अद्वैय अपनी दादी के चरण स्पर्श करते हुए बोला, कैसी हो दादी? अनुराधा जी प्यार से उसके सिर पे हाथ फेरते हुए बोली, जैसा आप छोड़ के गए थे। तभी वो 18 साल की लड़की भाग के अद्वैय के सामने आते हुए बोली, भाई। इतना कह वो उसे हक करते हुए बोली, आई मिस्ड योर भाई। अद्वैय जिसके चेहरे पे अभी तक कोई भाव नहीं था, वो अपनी सबसे छोटी और लाडली बहन को देख हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, आई मिस्ड यू टू। वो लड़की मुंह फुलाते हुए बोली, झूठ। अगर मिस करते तो पिछले बार बिना मिले नहीं जाते। उसकी बात सुन अद्वैय उसे घुमाते हुए उसे कंधे से धीरे धीरे आगे को धकेलते हुए खुद उसके पीछे चलने लगता है। वो चलते हुए बोला, ओ तो निया मुझसे नाराज है। अच्छा तो वो मुझे माफ करने का क्या लेगी? नेहा रुक के वापस पलटते हुए बोली, एक प्रॉमिस। अद्वैय उसे देखते हुए। नेहा आगे बोली, आप इस बार यही रह जाए ना। आप क्यों हमारे साथ नहीं रह सकते? अद्वैय कुछ नहीं कहता। ये देख नेहा बोली, भाई बोलो ना। लेकिन वो कुछ कहता उससे पहले ही अद्वैय को छींक आ जाती है। ये देख सब उसे देखने लगते हैं। नेहा उसे देखते हुए, भाई अब तो बारिश में पूरी तरह भीग गए हो। ये देख अनुराधा जी भी चिंता करते हुए बोली, हाँ अद्वैय, ये कैसे हुआ? अच्छा वो सब छोड़िए, आप जाए पहले चेंज कर लीजिए। तब तक हम आपके लिए गर्मा गर्म डिनर लगवाते हैं। अद्वैय उनकी बात सुन हाँ में सिर हिला देता है। तभी नक्श सोफे से खड़ा होते हुए बोला, गुड इवनिंग भाई। अद्वैय उसे देख सिर हिला देता है। तभी आध्या उसके पास आते हुए अपनी नम हो चुकी आंखों से बोली, कैसे हो? अद्वैय हल्का सा मुस्कुराते हुए, ठीक हूँ। ये सब सोफे पे बैठे उसके दादाजी देख रहे थे। अद्वैय उनकी ओर बढ़ के उनके पांव छू लेता है। पुरुषोत्तम जी यानी कि उसके दादा अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। अद्वैय जैसे ये सब पहले से ही जानता था, इसलिए वो बिना कुछ कहे ऊपर अपने रूम की ओर बढ़ जाता है। उसके जाते ही अनुराधा जी अपने पति पे गुस्सा करते हुए बोली, अगर उसे आशीर्वाद दे देते तो क्या आपके हाथ छोटे हो जाते? वो 3 साल बाद आया है, कुछ तो। वो आगे कुछ कहती उससे पहले ही पुरुषोत्तम जी अपनी पत्नी को देखते हुए बोले, हमने नहीं कहा था आपके पोते से हमारे पांव छुए? इतना कह वो निर्मला जी अपनी बहू को देखते हुए बोले, हमारा खाना हमारे कमरे में भिजवा देना। निर्मला जी उन्हें देखते हुए बोली, जी पिताजी। इतना कह पुरुषोत्तम जी अपने रूम में चले जाते हैं। ये देख अनुराधा जी बोली, जाने कब दोनों दादा पोते के बीच का ये मतभेद खत्म होगा। तभी आध्या उनके पास आते हुए बोली, दादी माँ सब ठीक होगा। एक दिन अपने फिर से एक होंगे। क्यों माँ? आध्या की बात सुन अनुराधा जी मुस्कुरा देती हैं। लेकिन नम्रता जी मन में बोली, काश वो एक दिन जल्द ही आए। डाइनिंग टेबल ठीक 8 बजे सब खाना खाने के लिए अद्वैय का इंतजार कर रहे थे। अद्वैय रूम में कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात कर रहा था। तभी वहां भीगे भागे से अमन और सात्विक पहुंच जाते हैं। उन दोनों को देख नेहा हंसते हुए बोली, ये आप दोनों ने अपना क्या हाल बनाया है? वैसे पहले भाई और अब आप दोनों तीनों लगता है बरसात में भीगने का मजा ले रहे हो। उसकी बात सुन सात्विक मन में बोला, बरसात का मजा नहीं बल्कि तुम्हारे भाई के कहर की सजा है। लेकिन अब करे भी तो क्या? तो वही नेहा की बात सुन अमन चिढ़ते हुए बोला, हमसे क्या पूछ रही हो, जाके अपने भाई से पूछो। ये देख नेहा उसे उंगली दिखाते हुए, ओए भाई के खिलाफ कुछ नहीं, हाँ। वैसे भी पक्का तुम्ही ने कुछ किया होगा, वरना मेरा भाई बिना मतलब के किसी को कुछ नहीं कहता। उसकी बात सुन सात्विक हंसते हुए, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। वैसे तुम्हें पता है आज क्या हुआ? आध्या सात्विक को देख मुस्कुराकर पूछते हुए बोली, क्या हुआ? सात्विक उसे देख कुछ कहता, लेकिन तभी उसकी नजर सामने आ रहे अद्वैय पे जाती है और वो कहते हुए रुक जाता है। अद्वैय के नीचे आते ही अमन बोला, ए ऐसा काम हो गया है।
एएसआर उससे आगे कुछ कहता उससे पहले ही दादी जी सबको आवाज लगाते हुए बोली, अमन अगर अब तुमने यहाँ अपने काम की बातें की तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। चुपचाप बैठ के खाना खाओ और मेरे पोते को भी खाना खाने दो। वैसे भी कितना कमजोर हो गया है। ये देख अमन मन में शिकायत करते हुए, लोगों का इतना खून पीने के बाद भी ये कहती हैं कि इनके पोते को खाने को चाहिए। व्हाट अ जोक। अमन की हालत इस वक्त ऐसी थी जैसे धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। आज तक उसने खुद को कभी भी इतना लाचार महसूस नहीं किया था। एक तरफ दादी जी उसे डांट रही थी तो वहीं दूसरी तरफ अद्वैय जो उसे अभी भी घूर के देख रहा था। अद्वैय बिना कुछ कहे डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ जाता है। ये देख दादी जी सात्विक और अमन को देखते हुए बोली, अब तुम दोनों वहीं खड़े रहोगे क्या? जाओ इस नक्श के ही कपड़े पहन कर आ जाओ और जल्दी से हमारे साथ डिनर करो। ये देख नक्श मन में, अब इसी की कमी थी। अब से ये घर घर कम और चिड़िया घर ज्यादा लगेगा। दादी भी न जाने भाई के आते ही इन्हें इतना जोश कहाँ से आ जाता है, वरना तो हर वक्त कमर दर्द के बहाने पूरा घर सिर पे उठाए रखती हैं। तभी आध्या उसके कान में बोली, क्योंकि भाई दादी के फेवरेट पोते होने के साथ साथ जीवन घुट्टी हैं। उसकी बात सुन नक्श चौंकते हुए, आपको कैसे पता चला मैं क्या सोच रहा हूँ? उसकी बात सुन अध्या हंसते हुए, अगर ऐसे चेहरे बनाओगे तो मैं क्या कोई भी समझ जाएगा। थोड़ी ही देर में वहां अमन और सात्विक भी आ जाते हैं। दोनों ने ही नक्श की ब्रांडेड शर्ट्स पहनी थी। ये देख नक्श खुद में ही बोला, हाय मेरे ब्रांडेड कपड़े। लेकिन फिर दादी की डांट से बचने के लिए खामोशी से बैठ जाता है। सब एक साथ बैठ के डिनर करते हैं। खाते हुए सिर्फ निया अद्वैया से बातें कर रही थी, जिसका जवाब वो हूं और हाँ में दे रहा था। लेकिन बाकी सब खामोशी से खाना खा रहे थे, जैसे आज हिल्टो उनके बीच आ गया हो। नक्श, अमन और सात्विक तीनों ऐसे खाना खा रहे थे जैसे जरा भी आवाज करने पर उनपे बिजली गिर जाएगी। क्या होगा आगे, कौन थी जिया और क्या करेगा अब अद्वैया, जानने के लिए बने रहिए लव अरप्शन के साथ। चैप्टर 3, जस्ट वेट एंड वॉच। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि अद्वैया के घर में सब बैठ के डिनर कर रहे थे। अद्वैया जल्दी से डिनर खत्म कर अपनी सीट से खड़ा हो जाता है। ये देख सब उसे देखने लगते हैं। वो वहां से जाने से पहले अमन से बोला, अगर तुम्हारा खाना हो जाए तो मुझे जल्दी से स्टडी रूम में आके मिलो। इतना कह वो वहां से चला जाता है। लेकिन अमन को ये ऑर्डर कम धमकी ज्यादा लगती है। जिसे सुन उसने जो हाथ में निवाला पकड़ा था उसे देख उसे समझ में नहीं आता कि वो उसे मुंह में रखे या फिर वापस उस प्लेट में। वो कभी अपने खाने को देखते तो कभी सीढ़ियों की तरफ जाते हुए अद्वैय को। ये देख निया अमन से बोली, आप सब भाई से इतना क्यों डरते हो? वो कोई भूत नहीं है जो आप सबको खा जाएंगे। उन्होंने कहा है न, खाना खाने के बाद आना। तो जल्दी से खाना खाओ और जाओ। उसकी बात सुन अमन खुद में ही बोला, भूत? भूत भी शायद इस जल्लाद के सामने चाय कम पानी होंगे। मेरे लिए तो ये जल्लादों के भी राजा है। जाने क्यों मुझ पे तो इनकी हर बात बिजली की तरह आके गिरती है। वो निवाले को वापस उस प्लेट में रखते हुए बोला, मेरा हो गया। इतना कह वो वहां से 9-2-11 हो जाता है। उसे यूं जाते देख निया को हंसी आ जाती है। वो हंसते हुए बोली, अमन भाई से कितना डरते हैं? निया को फिर से अमन का नाम लेते देख उसकी मां निर्मला जी उसे डांटते हुए बोली, कितनी बार कहा है वो तुमसे बड़ा है, उसे नाम से मत बुलाया करो। अपनी माँ की डांट सुन निया शिकायती लहजे में बोली, क्या माँ, जब उन्हें मेरे नाम लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप मुझे क्यों डांटती रहती हो? उसकी बात सुन निर्मला जी बोली, तुम सुनती क्यों नहीं? निया उनकी बात सुन धमकी भरे लहजे में बोली, आप मुझे परेशान करना बंद करो वरना अब भाई आ गए हैं। सबकी शिकायत भाई से लगाऊंगी। इतना कह वो भी वहां से चली जाती है, क्योंकि उसने खाना खत्म कर दिया था। नक्श उसे जाते देख बोला, भाई की चमची, अब देखना सबके सिर पे नाचेगी। उसकी बात सुन अनुराधा जी उसे देखते हुए बोली, तो तुम्हें क्यों जलन होती है? अपनी दादी की बात सुन नक्श बोला, जलन वो भी मुझे? मुझे जलन नहीं बल्कि मेरे साथ नाइंसाफी होती है। इतना कह वो भी अपने रूम में चला जाता है। लेकिन उसकी बात सुन अनुराधा जी हंस देती हैं। तभी सात्विक दादी निर्मला जी और आध्या को बताते हुए बोला, वैसे आप सबको कुछ दिखाना था। डाइनिंग टेबल पे बैठे सभी एक दूसरे को देखने लगते हैं, क्योंकि सात्विक के चेहरे की स्माइल बहुत कुछ बयां कर रही थी। ये देख आध्या बोली, ऐसा क्या है? सात्विक मुस्कुराते हुए बोला, पहले आप इस वीडियो को देखो। सब उसके फोन में देखने लगते हैं। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ रही थी सबकी आंखें भी साथ में बड़ी होती जाती हैं। ये देख आध्या बोली,
वो लड़की भाई को इतना कुछ कह गई। क्या वो उन्हें नहीं जानती थी? उसकी बात सुन अनुराधा जी बोली, अगर जानती तो इतना कुछ थोड़े ही कहती। वैसे कुछ भी कहो, लड़की में कुछ तो बात है जो अद्वैय को टक्कर देने की हिम्मत रखती है। तो वही अमन स्टडी रूम का दूर खटखटाता है। दरवाजे की आवाज सुन सोफे पे आंखें बंद किए बैठा अद्वैय बोला, अंदर आ जाओ। अमन अंदर आकर उसके सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन अद्वैय अब भी आंखें बंद किए सोफे से टेक लगाए हुए बैठा था। अमन अद्वैय को देखते हुए बोला, एएसआर, आपने जिस लड़की का पता करने को कहा था, उस लड़की का पूरा नाम जिया दीवान है। आदित्यनाथ दीवान की बेटी, वही जिनके साथ अभी कुछ दिनों पहले आप कोलैबोरेशन करने की बात कर रहे थे। अद्वैय आंखें बंद किए सब सुन रहा था। थोड़ा रुक के वो आगे बोला, वो अभी कॉलेज में पढ़ती है, लेकिन उसे बाइक, हाइकिंग जैसे स्पोर्ट्स का बहुत शौक है। वो आगे कुछ कहता, उससे पहले ही अद्वैय के होठों पे तिरछी मुस्कान तैर जाती है। ये देख अमन रुक जाता है। अद्वैय धीरे से अपनी आंखें खोलते हुए, एक कॉलेज की लड़की? हाँ। वो अमन को देखते हुए बोला, तुम जा सकते हो? अमन पूछते हुए, एएसआर वो लड़की? अद्वैय, उसे मुझ पे छोड़ दो। अमन हैरान हो जाता ही क्योंकि पहली बार अद्वैय किसी लड़की को इतनी प्रायोरिटी दे रहा था। लेकिन आज से पहले अद्वैय ऐसी लड़की से मिला भी तो नहीं था। अद्वैय के कहने से वो उसे ग्रीट करते हुए वहां से चला जाता है। तो वहीं जिया का घर। हर बार की तरह आज भी वो घर देरी से आती है। अक्सर वो अपनी जानेमन बाइक पे सवार होकर देर रात तक भोपाल की सड़कों को स्पीड से नापती थी। जिया को देख उसके डैड हर बार की तरह इस बार भी गुस्सा करते हुए बोले, जिया ये कौन सा टाइम है घर आने का? जिया सिर झुकाए उनके सामने खड़ी हो जाती है। ये देख जिया की बहन जीविका अपने पिता को शांत करते हुए बोली, डैड आप शांत हो जाए, इसने मुझे बताया था आज इसे थोड़ी देर हो जाएगी। जीविका की बात सुन आदित्यनाथ जी अपनी बड़ी बेटी जीविका को देखते हुए बोले, जीविका आपको क्या लगता है हम नहीं जानते आप ये सब इन्हें बचाने के लिए कहती हैं? आप कब तक इनकी गलतियों पे पर्दा डालती रहेंगी? इतना कह वो खाने की टेबल से उठ के चले जाते हैं। तभी जीविका हाथ बांधते हुए जिया से बोली, हो गया आज का कोटा पूरा। ये देख जिया मुस्कुराते हुए बोली, दी अब तो जानती हो डैड तो मुझसे बात भी नहीं करते, तो उनकी डांट से ही काम चलाना पड़ता है। जिया को अब भी हंसते देख जीविका बोली, इसलिए उन्हें गुस्सा दिला के डांट सुनने की लगी रहती है। जिया ये देख जीविका के कंधे पे हाथ रखते हुए बोली, दी अब आप तो शुरू मत हो जाओ। ये देख जीविका उसके सिर पे मारते हुए बोली, चल जल्दी से चेंज करके आ जा, मैं खाना लगाती हूँ। जिया उसे देख बोली, आपने? जीविका उसकी बात को पूरा करते हुए बोली, नहीं, आज तक कभी तेरे बिना खाना खाया है। जैसे ही जिया आगे कुछ कहने को हुई उससे पहले ही जीविका बोली, दादी और डैड दोनों ने ही खाना खा लिया है, अब जल्दी कर मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अपनी बहन की बात सुन जिया एक पल के लिए मायूस हो जाती है, लेकिन फिर दूसरे ही पल मुस्कुराते हुए ऊपर की ओर चली जाती है, क्योंकि आज तक दीवान फैमिली ने एक साथ डिनर नहीं किया था, सिवाय किसी फैमिली फंक्शन के। तो वही जीविका दोनों के लिए खाना लगाने लगती है। दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत प्यार करती हैं। जहां जीविका एक सुलझी हुई और समझदार लड़की है, तो वही जिया की झलक तो आप सभी देख ही चुके हैं। थोड़ी ही देर में जिया वहां आ जाती है। वो जैसे ही खाना खाने को हुई, उसे छींक आ जाती है। ये देख जीविका उसकी चिंता करते हुए बोली, आज फिर तुम भीग के आ गई। जिया बीमार होना है क्या? और बरसात में तुम उस बाइक का पीछा छोड़ क्यों नहीं देती? जिया बोली, कुछ नहीं हुआ है दी, और वैसे भी आप जानती हो मैं अपनी जानेमन को नहीं छोड़ सकती। उसकी बात सुन जीविका उसे डांटते हुए बोली, कभी कभी मन करता है तुम्हारी इस जानेमन को आग लगा दूं। ये देख जिया रोंदू सी शक्ल बनाते हुए बोली, दी, लेकिन उसके ऐसा करने से जीविका पे कोई असर नहीं होता। वो एक बार फिर उसे डांटते हुए बोली, क्या दी, सच कह रही हूँ, कभी तो कोई लड़कियों वाले काम करो, खुद को देखा है कभी? किस एंगल से तुम लड़की लगती हो? अपने बालों को देखो, और ये क्या है, तुम इस हुडी का पीछा छोड़ क्यों नहीं देती? क्या दीवान फैमिली की बेटी इतनी गरीब है जो उसके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है? अपनी बहन की बात सुन जिया अपनी हुडी को देखते हुए बोली, दी इस हुडी के बारे में कुछ नहीं, हाँ, ये डैड ने मुझे 12th स्टैंडर्ड में दी थी और आप जानती हो मुझे इससे इतना लगाव है। ये देख जीविका की आंखें नम हो जाती है। वो अपने आंसू छुपाते हुए बोली, तुम पूरी पागल हो। लेकिन उसके वो आंसू जिया से नहीं छुपते। वो उसे देखते हुए बोली, ये क्या दी, रोना तो मुझे चाहिए।
लेकिन रो आप रही हो। जीविका उसे देख बात को टालते हुए बोली, अच्छा आप खाना खाओ। खाना खाने के बाद वो दोनों अपने अपने रूम में सोने चली जाती हैं। जिया हर बार की तरह बालकनी में खड़ी अपनी माँ से बातें कर रही थी। वो तारों को देखते हुए बोली, माँ, आपको पता है, डैड ने आज फिर मुझसे बात की। हाँ, थोड़े गुस्से में थे, लेकिन आप तो जानती हो, मैं तो उनके गुस्से के लिए भी तरस जाती हूँ। तो वही स्वान विला में अद्वया भी बालकनी में खड़ा आसमान को देख रहा था। उसके दिमाग में बार बार आज जो कुछ हुआ वही घूम रहा था, क्योंकि किसी ने आज तक अद्वया की बेइज्जती नहीं की थी। वो तंजिया हंसते हुए खुद में ही बोला, जस्ट वेट एंड वॉच मिस जिया दीवान। इतना कह वो अपनी मुठियां भींच देता है। अगली सुबह स्वान विला में सब डाइनिंग टेबल पे एक साथ बैठे थे। यहाँ तक कि आज दादाजी भी वहीं बैठ के नाश्ता कर रहे थे। नेहा भागते हुए अपना बैग लेकर नीचे आती है। वो सबको जल्दी से बाई कह जैसे ही जाने को हुई, ये देख निर्मला जी बोली, नाश्ता और टिफिन। नेहा जल्दी से भाग के उनसे टिफिन लेती है और अद्वया को हक करते हुए बोली, बाय भाई। अद्वया उसे देखते हुए, तुम्हारा नाश्ता। नेहा हड़बड़ाते हुए, भाई स्कूल बस निकल जाएगी। अद्वया उसका हाथ पकड़ अपने बगल वाली कुर्सी में बैठाते हुए, मैं छोड़ दूंगा। अद्वया की ये साइड सिर्फ नेहा को ही देखने को मिलती थी, क्योंकि वो उसकी लाडली जो थी। सब उन्हें देख रहे थे। निर्मला नेहा को नाश्ता दे देती हैं। नेहा नाश्ता खाते हुए अद्वया को देखते हुए बोली, थैंक यू भाई। इतना कह वो जल्दी जल्दी नाश्ता करने लगती है। थोड़ी देर में नेहा नाश्ता खत्म करते हुए बोली, हो गया भाई। ये देख अद्वया उसे चलने को कहता है। वो दोनों वहां से एक साथ निकल जाते हैं। उसे स्कूल छोड़ने के बाद वो वहीं से ऑफिस के लिए निकल जाता है। नक्श उनके जाते ही आध्या से बोला, मुझे भी भाई का प्यार चाहिए। सारा प्यार नेहा को ही मिलता है। ये देख सभी मुस्कुरा देते हैं, लेकिन आध्या हंसते हुए बोली, उसके लिए तुम्हें नेहा बनना पड़ेगा। ये देख नक्श बोला, क्या कोई और रास्ता नहीं है? उसकी बात सुन आध्या हंसते हुए बोली, है न, प्रार्थना करो। नक्श उसकी बात सुन उदास होते हुए, उसका भी कोई असर नहीं होता। उसकी बात सुन आध्या हंसते हुए बोली, फिर तो अद्वैय को कल वाली लड़की ही सुधार। वो अभी कह ही रही थी कि नक्श का फोन वाइब्रेट करता है, जो शायद उसके किसी दोस्त का था। वो कॉल उठाते हुए, हाँ हाँ निकल गया यार। वो आध्या को देखते हुए बोला, बाय दी, फिर सबको देखते हुए, बाय एवरीवन। इतना कह वो वहां से गाड़ी की चाबी लेकर निकल जाता है। ये देख दादाजी पूछते हुए बोले, आध्या कौन सी लड़की के बारे में बात कर रही हैं? तभी सब एक दूसरे को देखने लगते हैं और जोर से हंस देते हैं। जब दादाजी ने वो वीडियो देखी तो उनका भी वही हाल था। सात्विक ने रात को वो वीडियो आध्या को शेयर कर दी थी। तो वही जिया भी हर रोज की तरह बाइक लेकर कॉलेज आ जाती है। वो अपनी बाइक को पार्क कर कैंपस के अंदर चली जाती है। जैसे ही वो अपनी क्लास में पहुंची, तभी एक लड़का उसे आवाज लगाते हुए, जिया। जिया मुस्कुराते हुए उसकी ओर बढ़ जाती है। वो उसे हाई फाइव देते हुए बोला, गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। उसकी बात सुन जिया बोली, गुड मॉर्निंग। इतना कह वो उसके बगल में बैठ जाती है। लेकिन तभी एक लड़का भागते हुए वहां आता है, जो काफी परेशान लग रहा था। भागने की वजह से वो अभी भी लंबी लंबी सांसें ले रहा था। वो जिया को देखते हुए बोला बोला, जिया जिया। वो जिया उसे देख हंसते हुए, ऐसा भी क्या हो गया, तुम पहले सांस तो ले लो। क्या होगा आगे, क्या करना चाहता है अद्वैय? क्या वो जिया को कॉलेज की स्टूडेंट समझ के कर देगा माफ या लेगा अपना रिवेंज? क्या है दीवान फैमिली का राज? जानने के लिए बने रहिए लव अरप्शन के साथ। कहानी में आगे क्या होगा, इसके लिए आपको सुननी होगी आगे की कहानी। तब तक के लिए बाय बाय सायोनारा।